सभी साथियों के लिए नमस्कार। प्रणाम बाबा। आज ये कोटेशन आप सब लोगों के सामने रखा गया है। फेसबुक पर बाबा ने एक लेख लिखा था और उसी लेख से ये कोटेशन भी दिया गया है। और इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि यह जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा व्यवस्था पर कर रहे हैं और व्यवस्था के सामाजिक स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं। तो वास्तव में बाबा ने जो समस्याएं उसमें लिखी उसको मैंने पढ़ा और उसके उन्होंने समाधान भी बताए हैं। यदि हम वर्तमान व्यवस्था में देखें तो कहीं ना कहीं हम ये जो मुख्य रूप से चार समस्याएं बाबा ने बताई थी, और यदि हम लोग भी इस पर चिंतन करें निष्पक्ष रूप से, थोड़ा सा बौद्धिक व्यायाम करें, तो पाएंगे कि आज व्यवस्था में इनका स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं समाज व्यवस्था का बिगाड़ कहिए या समाज व्यवस्था को कमजोर करना समझिए, या शक्ति का एक तरह से व्यक्ति पर, परिवारों पर, समाज पर प्रभाव कहिए, ये स्वरूप दिखाई देता है। दूसरा, यदि हम देखें तो ये जो कोटेशन है वो एक दूसरे को जोड़ भी रहे हैं। तो इस पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला, जैसे कि कोटेशन दिया है, तंत्र के नियंत्रण में संविधान। लगभग ये चर्चाएं कई बार हुई हैं और हम सब लोगों ने इस पर जो है वो गहन चिंतन भी किया है। और कुछ आप सब लोगों को सुनकर के, आप सब लोगों के विचारों को सुनकर के ऐसा लगता भी है, कुछ की सहमति कुछ की असहमति हो सकती है, परंतु कहीं ना कहीं ये जो आज कोटेशन दिए गए हैं इनको हम लोगों ने स्वीकारा भी है। तो इसमें हम देखें कि वास्तव में जो तंत्र कहा जाता है समझ में भी आता है। जैसा कि ज्ञान एक परिवार का एक स्वरूप मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान माँ संस्थान ने जो परिभाषा तैयार की है, तंत्र जो हमारा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन तीनों के स्वरूप को तंत्र कहा गया है। कहीं ना कहीं हम देखें तो जो संविधान है हमारा वो इसके नियंत्रण में आपको दिखाई देता है और उसका प्रभाव भी दिखाई देता है। जहां लोकतंत्र में समाज की कोई भूमिका न हो, खासकर संविधान बनाते समय नियम कानूनों में कोई भी हस्तक्षेप या कोई भी समझ या किसी भी प्रकार का सामाजिक अ, संविधान में कोई उंगली टेकने के लिए समाज को जगह नहीं है, तो हम उसको इन तीनों संस्थाओं के नियंत्रण में ही कह सकते हैं। समाज दूर खड़ा हुआ है। तो इस पर हम सब लोग चिंतन भी करेंगे, विचार देंगे कि ऐसा महसूस होता है। और तंत्र को लोक के अधीन होना चाहिए, समाज के अधीन होना चाहिए, लेकिन हो उल्टा गया है। तो यह इस बात को स्पष्ट करता है कोटेशन की, वास्तव में संविधान जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से जो है वो तंत्र के नियंत्रण में है। और एक ही यदि इसमें शब्द जोड़ दिया जाए कि कुछ भूमिका समाज की संविधान में यदि बन जाती है, तो मैं समझता हूं यह लोक राज्य की ओर बढ़ सकता है। दूसरा, इसमें कोटेशन दिया है, राजनीतिक का अधिक शक्तिशाली होना। तो ये भी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। और जैसा कि मां संस्थान बाबा का जो सैद्धांतिक पक्ष रहा है, व्यवहारिक पक्ष रहा है, वो भी समझ में इसलिए आता है कि जो चार शक्तियां हैं
वो राजनीति के पास केंद्रित हो गई हैं। हम यह भी इसको देखते हैं कि जहां शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ठीक है ना। और वो शक्ति का केंद्रीकरण एक ही सत्ता के पास, या एक संगठन के को भी कह सकते हैं, या नेता कह सकते हैं, या राजनीतिक मंच कह सकते हैं, उसके पास ही दिखाई देता है। जैसा कि हम देखते हैं सम्मान किसका होना चाहिए, तो बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया है, सम्मान विद्वान का होना चाहिए, सज्जन का होना चाहिए, ईमानदार का होना चाहिए, मार्गदर्शक का होना चाहिए, विचारक का होना चाहिए, चिंतक का होना चाहिए, इनका सम्मान होना चाहिए। धन किसके पास होना चाहिए, तो धन उद्यमियों के पास होना चाहिए, श्रमिकों के पास होना चाहिए। शक्ति किसके पास होनी चाहिए, तो शक्ति राज्य के पास होनी चाहिए। और धन शक्ति राज्य के पास होनी चाहिए, धन जो है उद्यमियों के पास होनी चाहिए, आ, सम्मान जो है वो विचारक का होना चाहिए, चिंतक का होना चाहिए। और एक पद, तो पद किस पर होना चाहिए, पद नेताओं के पास होना चाहिए। यदि ऐसा कोई स्वरूप बनता है तो वो कदम जो है लोक स्वराज्य की ओर हो सकता है। और जो इस समय हम विकृत लोकतंत्र कह रहे हैं, यदि ऐसी व्यवस्था आती है तो वो लोकतंत्र जो है का अच्छा आदर्श रूप माना जा सकता है। तो दूसरा तीसरा कोटेशन यदि हम देखें, तो वर्ण व्यवस्था का जातिगत व्यवस्था में परिवर्तन, या वर्ण व्यवस्था का जातिगत में परिवर्तन, यदि इस पर हम लोग चिंतन करें तो पाएंगे कि प्राचीन काल में व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था रही थी, क्योंकि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो सामाजिक चर्चा कर रहे हैं, व्यवस्थात्मक चर्चा कर रहे हैं। तो जो वर्ण व्यवस्था थी, कर्म के आधार से वो सामाजिक व्यवस्था भी बड़ी उपयोगी थी, सामाजिक व्यवस्था में भी बहुत उपयोगी थी, और व्यवस्था के स्वरूप ढांचे को बनाने में भी बहुत बड़ी उपयोगी थी। क्योंकि गुणकर्म स्वभाव के अनुसार जो वर्ण थे, उनके लिए ऐसी शास्त्रों ने या प्राचीन विचारकों ने मान्यता दी। और एक लंबा कालखंड भारत में हम इस व्यवस्था का देख सकते हैं। ब्राह्मण मार्गदर्शक की भूमिका में अग्रणी रहते थे, और उस भूमिका में हम देखेंगे तो जातिगत जो आधार है कर्म, यानी जो हमने काम किए उनके आधार पर जातियों की उत्पत्ति हुई, एक विषय वो अलग हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जहां पर एक टाइटल के रूप में हम उपयोग कर सकते थे। हम देखेंगे गांव की व्यवस्था में यदि, तो आज भी लोगों के गोत्र होते हैं, और उस गोत्र परंपरा में कहीं ना कहीं कोई प्राचीन गोत्र आपको मिलेगा किसी भी जाति का। आप जाएंगे, जैसे हम जो बर्तन बनाते हैं उनको ले लें तो उनको हम कुम्हार कहते हैं। उन्हीं को प्रजापति का टाइटल भी आता है, प्रजापति से भी संबोधित करते हैं। उनका एक गोत्र भी होता है। इसी तरह से क्षत्रिय व्यवस्था जो रही उसमें जाति की व्यवस्था में रही है, उसमें हम देख लें, अन्य जितने भी हमारे ब्राह्मण व्यवस्था में देखें, तो कहीं ना कहीं एक हमारी गोत्र परंपरा भी जुड़ी हुई है। परंतु यहां हम देखें कि जब इस राजनीतिक व्यवस्था में उन जातियों का दुरुपयोग हुआ, और उसको केवल राजनीतिक वोट बैंक के आधार पर समाज का वर्गीकरण किया गया, समाज को वहां पर तोड़ने का एक षड्यंत्र रचा गया, और अगड़ी जाति पिछड़ी जाति कह करके एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया गया, तब ये समस्या बहुत भयानक रूप ले लेती है। वर्तमान में राजनीति का ऐसा स्वरूप दिखाई देता है, पार्टियों का, दलों का ऐसा स्वरूप दिखाई देता है। वहीं यदि हम वैचारिक रूप से समाज में यह बात स्थापित कर पाते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो सामाजिक संरचना के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है,
यदि आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र स्वीकार नहीं करते हैं, तो वर्तमान में जैसे माँ संस्थान ने, बाबा ने जो नाम सुझाए हैं, उन 4 नाम जो दिए गए हैं उसके भी रूप में हम उनका उपयोग कर सकते हैं। और मार्गदर्शक की भूमिका में जो रहेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। दूसरा, पालक की सेवा में जो रहेगा, पालक के उसमें आएगा, वो वैश्य कहलाएगा। रक्षक की भूमिका में जो आएगा वो क्षत्रिय कहलाएगा। और सेवक के रूप में या सहायक के रूप में, सेवक यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं तो सहायक कह सकते हैं। अन्य व्यवस्था में जो सहायक हो जाए, उन तीनों व्यवस्था में सहायक हो जाए, रक्षक, पालक और मार्गदर्शक, उनकी व्यवस्था में आप सहयोगी हैं तो आप सेवक कहलाए जा सकते हैं, जिसको हम शूद्र वर्ण कहते थे। तो ये जो 4 नाम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रखे गए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। दूसरा कोटेशन दिया है इसमें, समाज का लगातार कमजोर होना। तो ये कोटेशन अपने आप में ये चीज सिद्ध कर देता है, जब ये तीनों विकृतियां हमारे समाज में दिखाई दे रही हैं, संविधान की विकृति दिखाई दे रही है, राजनीतिक विकृति दिखाई दे रही है, वर्ण व्यवस्था का विकृत स्वरूप हमारे सामने है, तो समाज का लगातार कमजोर होना स्वाभाविक हो जाता है। दूसरी हम यदि चीज लें तो समाज को कमजोर कहीं ना कहीं आप चिंतन करेंगे पाएंगे तो मार्गदर्शकों के, ब्राह्मणों के या फिर विचारकों के अभाव में भी हुआ है। दूसरा पक्ष हम देखें तो राजनीति ने भी इसको कमजोर किया है। तो कई पहलू हो जाएंगे, आपके दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं। समाज का कमजोर होना एक स्वाभाविक गुण ये है, जहां मार्गदर्शक, विचारक या समझदार लोग नहीं रहें तो वो कोई भी व्यवस्था, परिवार की देख लीजिए, विद्यालय, स्कूल, कोई भी संस्था देख लीजिए, उसमें विकृति आ सकती है। तो इन तीनों के अभाव में या तीनों का विकृत रूप जो है समाज समाज को लगातार कमजोर कर रहा है। जहां समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग कहिए या फिर चिंतक कहिए, विचारक कहिए, जो आपको समझ में आए, वो राजनीति के साथ जुड़ गए और राजनीति से उनका गठजोड़ हो गया, तो समाज को किसी भी तरह का मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, समाज की एक दिशा नहीं हो पाई। और समाज को क्या करना चाहिए, समाज का स्वरूप क्या होना चाहिए, परिवार के स्वरूप क्या होने चाहिए, सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, सामाजिक अधिकार क्या है, तो ये सब एक विस्मृत से समाज से हो गए। और समाज ने जो है वो अपना वर्ग रूप ले लिया, सर्व रूप को ले छोड़ करके वर्ग रूप में ले लिया, खंडित समाज के रूप में हम इस समाज व्यवस्था को कह सकते हैं। 5वां कोटेशन इसमें आया है, और ये एक थोड़ा सा बाबा ने जो कोटेशन लिखा था उसमें अंतिम दिया था कि व्यवस्था में हम देखेंगे तो मुस्लिम संगठन जो है वो लगभग प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दिया, उसका लाभ और हानि। तो उसी स्वरूप में ये लिखा गया है, यदि संगठन आज के व्यवहारिक जीवन में देखें और दोनों परिप्रेक्ष्य में देखें, कलयुग में वास्तव में संगठन शक्ति है, इसको सभी स्वीकार करते ही हैं। दूसरी बात यह कि संगठन का कितना उपयोग हो सकता है, कितना दुरुपयोग हो सकता है। तो इसमें एक शब्द आया है, शक्ति। यदि मार्गदर्शक, समाज में विचारक लोग कम हैं तो संगठन का स्वरूप जो होगा वो विकृत अवस्था को जाएगा, उसका दुरुपयोग होने की संभावनाएं अधिक बन जाती हैं, अधिक बढ़ जाती हैं। और सामाजिक स्वरूप में हम देखेंगे, यदि इस समय मार्गदर्शक सामाजिक चिंतकों के की जो संगठन है, जो संगठन बने हुए हैं, उन पर उनकी पकड़ नहीं है, उसमें कोई भूमिका नहीं है, तो वो संगठन दुरुपयोग होगा, शोषण करेगा और अपने लाभ के लिए ही जो है वो कार्य करेगा, ये हम देख पा रहे हैं। इसी का यदि हम एक स्वरूप देखें कि उचित कहां तक है, तो ये भी बात ठीक है कि शक्ति का सदुपयोग भी हो सकता है, लेकिन कब होगा, जब बहुत अच्छे उसमें मार्गदर्शक होंगे, विचारक होंगे,
हर बात को बहुत चिंतन करके, मनन करके एक दिशा देंगे, तो शायद वो संगठन कोई सकारात्मक समाज में प्रभाव ला सकता है, सकारात्मक कार्य कर सकता है, सकारात्मकता स्थापित कर सकता है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि संगठन का स्वरूप लगभग विकृत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। जिस लक्ष्य से संगठन बनता है, जिस विचारों को लेकर के संगठन बनता है, कहीं ना कहीं वो गौण हो जाते हैं, और वो संगठन जो है वो दुरुपयोग के आधार पर शक्ति का केंद्र बन जाता है, जहां पर कमजोर लोगों को दबाया जाता है, और जो बुद्धिजीवी हैं, या फिर कहना चाहिए जो ताकतवर लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं संरक्षण करता है। तो ये स्पष्ट होता है। दूसरी बात मैं कहूंगा, मुस्लिम संगठन को भी हम इसी आधार पर दे सकते हैं। वास्तव में 57 देशों का जो एक उनका कॉन्सेप्ट रहा बनाने का, जो यात्रा उनकी रही अब तक, जहां से वो चले हैं, 1400 साल का इतिहास है आज तक, तो वो एक संगठनात्मक स्वरूप था। और उस संगठनात्मक स्वरूप में शक्ति का दुरुपयोग हुआ, हिंसा का सहारा लिया, बल का सहारा लिया, और जो भेद नीति या दंड नीति है, या साम नीति है, उस नीति का भी उन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो है उपयोग करके, चारों नीतियों के आधार पर उन्होंने अपनी सत्ता को इस्तेमाल किया। और सब लोग लगभग इस बात से सहमत हो जाते हैं, सहमति बन जाती है कि एक जो मुस्लिम संगठन है, या मुस्लिम जो मजहब है, वो केवल सत्ता को स्थापित करने के लिए उसका स्वरूप उभरा या बनाया गया। तो यदि यदि पर इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखें, तो किसी भी संगठन में यदि ऐसी कुरीतियां या ऐसी विकृतियां पाई जाती हैं या संभावनाएं हैं, तो वो संगठन निश्चित रूप से दुरुपयोग ही करेगा और अनुचित ही ठहरेगा। लेकिन संगठन का दूसरा अपना अंतिम शब्द, दूसरा शब्द यदि हम कहें, तो यदि वैचारिक रूप से कोई संगठन है, और उस वैचारिक रूप की अपनी कोई संगठन की मार्गदर्शक या विचारक लोग उस भूमिका में हैं, और विचार के आधार पर कोई संगठन कार्य कर रहा है, उसको संस्था भी कह सकते हैं, तो वो एक समाज को अधिक अच्छी दिशा जो है वो दे सकता है, और इसके अच्छे प्रभाव जो है समाज में दिखाई दिए जा सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोग अपने इन विचारों पर, इन कोटेशनों पर खुली चर्चा में आप सबका स्वागत है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आचार्य जी। अन्य किसी साथी से अनुरोध है कि अपनी बात रखें। कोई भी साथी बात को आगे बढ़ाएं। ज्ञानेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी भाई साहब, रख देता हूँ इसको। आज का विषय बड़ा गंभीर विषय है। इस पर हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे हैं, लेकिन आज इन चारों समस्याओं को एक साथ करके किसी एक विषय पर जोड़ करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एक तो ये मानना पड़ेगा कि व्यक्तियों को प्रवृत्ति के आधार पर बांटना एक न्याय संगत और प्राकृतिक विभाजन है, जिसमें कि व्यक्ति अपने प्रवृत्ति के आधार अपनी भूमिका सुनिश्चित करते हैं। यह तो हो गई प्राकृतिक आधार पर एक विभाजन। दूसरा, एक व्यवस्था के अंतर्गत, व्यवस्था के पैमाने पर खड़े होकर के, व्यवस्था के लिए सोच करके हमें लोगों को अलग अलग काम सौंपने पड़ते हैं उनकी रुचि योग्यता के आधार पर। जैसा आचार्य जी ने कहा कि वर्ण व्यवस्था निश्चित तौर पे सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जा सकती है कि लोगों को उनकी रुचि और उनकी योग्यता के आधार पर अलग अलग तरीके से शक्ति प्रदान करता है, उनको काम की भूमिका देता है और उसको भूमिका को निर्वहन करने के लिए आवश्यक शक्ति संसाधन मुहैया कराता है, और उस आधार पे उनका
जीवन मतलब व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाते हैं। एक चीज तो ये मानना पड़ेगा कि आज वर्ण व्यवस्था तो कहीं देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, ये बात अलग है कि लोगों को कोसने के लिए कुछ चाहिए होता है तो वर्ण व्यवस्था मिल जाती है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर वर्ण व्यवस्था के आधार पर ना तो समाज व्यवहार कर रहा है, ना ही व्यवस्थाएं वर्ण व्यवस्था के आधार पर कुछ व्यवहार कर रही हैं। तो फिर वर्तमान में सत्ता किसको कहा जाए, बौद्धिकता किसको कहा जाए, किसको प्रबंधन कहा जाए, किसको सेवा कहा जाए? यहाँ राजनीति खुद को सेवक कह देता है, कहता है कि मैं सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूँ। यहाँ बौद्धिकता अपने आप को सेवा का माध्यम सेवक कहलाने में ज्यादा रुचि रखता है। तो एक चीज ये समझ में नहीं आती कि वर्तमान में क्या व्यवस्था कहा जाए कि व्यवस्था के संचालन के लिए इकाइयां कौन सी बने, कैसी बने। यह प्रश्न इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि वर्तमान में अगर आप देखें तो वैचारिकी का जो एक सांगठनिक वैचारिकी है, विचारधारा के आधार पर बने हुए संगठन है, वह इतना ज्यादा समाज व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं या समाज व्यवस्था को लगातार बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और वह माध्यम उन्होंने बनाया हुआ है राजनीति को। और राजनीति को कैसे माध्यम बनाया? उन्होंने कहा कि राजनीति साधन है लोक कल्याण का। लोक कल्याण कहते ही प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण का अधिकार उनके पास हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जब कल्याण का अधिकार उनके पास है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप का उनके पास अधिकार है, तो आप सोचिए वह क्या निर्णय और किस स्तर तक ले सकते हैं, वह भी तब जब वो विचारधारा के साथ बंधे हुए हैं तब। हमको लगता है इस पर हम लोगों को और गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैंने अपनी बात शुरुआत में थोड़ा सा इसलिए रखा कि आप लोग कुछ चर्चा शुरू करें, आगे अवसर आएगा तो मैं फिर और विस्तार इसको विषय को दूंगा। अन्य कोई साथी इस विषय पर अपनी बात रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अन्य कोई साथी अपना विचार दें। हेलो। जी भाई साहब बोले। आज की चर्चा में जुड़े हुए सभी साथियों का स्वागत और अभिवादन है। आज की जो चर्चा का विषय रखा गया है वो सामाजिक राजनीतिक शक्ति जो है और शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है कि सदुपयोग हो रहा है। तो जो हम वर्तमान व्यवस्था जितने भी सत्तात्मक व्यवस्था है उस पर हम नजर डाल रहे हैं और उसका आकलन और अवलोकन कर रहे हैं। और उसमें भी जब हम अपने देश और अपने राष्ट्र का जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसका अवलोकन कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि सर्वप्रथम तो पौराणिक व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्थाएं थी वो सब खंडित विखंडित होकर के समाप्त हो गई और आज जो है जन्मना जाति व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था, भाषा, संप्रदाय, पंथ, क्षेत्र, लिंग, कई प्रकार की वर्गों में विभक्त करके और वर्ग में बांटकर वर्ग भेद, वर्ग विद्वेष के बाद अब वर्ग संघर्ष कराकर और जो भी राज सत्ता में आज काबिज हैं
वो व्यक्ति को भी कमजोर कर रहे हैं, परिवार को भी कमजोर कर रहे हैं और समाज को भी कमजोर कर रहे हैं। और इन सबको कमजोर करके और केंद्रित शक्ति की व्यवस्था जो है, उस आधार पर और उस प्रकार की नीतियां और योजना बनाकर अपने को शक्तिशाली बना रहे हैं। अब यहां जो वर्तमान व्यवस्था में उस तंत्र या शासन को जो है एक नियंत्रण की आवश्यकता थी, जो जो उस पर उनकी महत्वाकांक्षा पर उनकी जो मनमाना है, उच्च श्रृंखलता है, उन पर कोई अंकुश लगाया जा सके, ऐसा कोई व्यवस्था बन नहीं पा रहा है। और आज जो है, जो कि कल भी इस विषय पर काफी चर्चा हुई थी कि संघे शक्ति कलयुगे, तो आज इस समय जो है हम देखते हैं कि जो भी मोटिवेटर हैं, जो मोटिवेट करते हैं, वो किसान संघ, छात्र संघ, कर्मचारी संघ, अधिकारी संघ, धर्म के आधार पर संघ, जाति के आधार पर संघ, ये सब संघ बनाकर और दबंगई के साथ सरकार की संपत्तियों को नुकसान करके और सरकार को हरा देंगे, ब्लैकमेल करके अपनी संघ शक्ति के आधार पर वो अपनी टीए, भत्ता, तनख्वाह उसको बढ़वा रहे हैं। किसान जो हैं, जो संपन्न किसान को फायदा है, उस प्रकार की नीति बनवाना चाहते हैं। तो ये जो है संघ बनाकर और अपने से कमजोरों का शोषण कर रहे हैं और अपने से मजबूतों का ब्लैकमेल कर रहे हैं। आज की वर्तमान स्थिति इसी प्रकार की है। और जो बीच का व्यक्ति है, जो निम्न श्रेणी का है, मिडिल श्रेणी का है, मिडिल से थोड़ा ऊपर है, मिडिल से थोड़ा नीचे है, ये जो हैं तो अपनी मेहनत मजदूरी, अपनी दिन रात के परिश्रम से और जो भी उपार्जन कर रहे हैं, उसमें जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसमें इनसे टैक्स के माफिक अप्रत्यक्ष टैक्स लगाकर और इनका जो है सो शोषण किया जा रहा है और उनका भरण किया जा रहा है। क्योंकि इनके पास संगठन नहीं है, ये बिखरे हुए हैं। और जो संगठित हैं, अपने बौद्धिक बल से किसी न किसी प्रकार से उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये जो है संघे शक्ति कलिजुगे का धूर्त और चालाक प्रवृत्ति के लोग जो है इसका फायदा ले रहे हैं। अब जो है ये उचित है कि अनुचित है,
तो भाई जिसका जो हक मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, और जिसको जो हक नहीं मिलना चाहिए तो उसको नहीं भी मिलना चाहिए। यदि आप अप्रत्यक्ष रूप से गरीब, ग्रामीण, किसान, मजदूर, परिश्रमिक, इन पर टैक्स लगाकर और भारी मात्रा में आप कर का दोहन कर रहे हैं, और उसको जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीपतियों को, बुद्धिजीवियों को, राजनेताओं को, उनके सहयोगियों को अगर आप मनमानी ढंग से फायदा दे रहे हैं तो भाई इनके प्रति अन्याय है। इनका जो हक है वो मिलना चाहिए। अब इसके लिए जब तक लोक नियंत्रित तंत्र नहीं रहेगा तब तक ये व्यवस्था सुधरेगा नहीं। अब जो शासन के पास है कि शक्ति होना चाहिए, भाई शासन के पास शक्ति जो है, दंडात्मक शक्ति, दंड देने की शक्ति होनी चाहिए। और अपराध को जो है, जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनके लिए प्रशासन को इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो उनको कड़ा से कड़ा दंड दे सके, और ऐसा दंड दे कि अपराध करने की कोई दूसरे व्यक्ति जो है वो हिम्मत और साहस न करे। आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण हो, ताकि समाज में शांति व्यवस्था बन सके। तो आज की जो परिस्थिति है वो अपराधियों के प्रति वो कड़ात्मक दंडात्मक व्यवस्था नहीं है। आज जो है उनको सहूलियत और नम्रता का और सुधारात्मक व्यवस्था है, जिसका की भी वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, और एक बार नहीं कई कई बार अपराध करके और फिर भी जमानत पर गवाही कोई नहीं मिलता है, डराकर धमकाकर पैसे के लोभ दे करके, और कोई गवाह नहीं खड़ा होता है, जिससे कि वो छुट्टा जो है फिर अपराध करने के लिए अपने करते हैं या अपने शागिर्दों से करवाकर और समाज को शोषण कर रहे हैं और अव्यवस्थित कर रहे हैं। इन सब परिस्थितियों पर चिंतन मंथन होना चाहिए, और इसका कोई मार्ग ऐसा निकलना चाहिए जिससे कि समाज में शांति और व्यवस्था बन सके, जिससे कि जो भी समाज में जन रहने वाले हैं उनको सुख और शांति का जीवन मिल सके। मैं अपनी बात को ही विश्राम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी साथी चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अन्य कोई साथी अपना विचार रखें। सतवीर सिंह जी हैं, वैदराज जी हैं, माता प्रसाद जी, कोई साथी अपना विचार रखें। हाँ, नमो नमः। जी भाई साहब। धन्यवाद। आज चर्चा जो है कि समस्याओं पर हो रही है, समस्याओं के निदान पर विचार होगा। तंत्र नियंत्रित संविधान। संविधान किसी न किसी से नियंत्रित होना ही है, लेकिन यह किस तंत्र के नियंत्रित है? अभी तो वर्तमान संविधान संसद के आधार से नियंत्रित है।
संसदीय लोकतंत्र के। अब इस संसदीय लोकतंत्र से जो नियंत्रित संविधान है, संसद में ही यदि विकृति आ जाए, जैसे संविधान की धारा जो है कि अप्रासंगिक हो गई है, इसको बदलना चाहिए, या इसमें जरूरत है कि संविधान की नई धारा लागू किया जाए। अब संसद ही जो है कि गड़बड़ हो गया है, तो संविधान संसद के नियंत्रित होने को जो संविधान भी जो है कि विकृत हो जाएगा संसद के विकृत होते हुए। तो यह होना चाहिए, संसद का समय बर्बाद न हो, उसका एक एक मिनट का कीमत करोड़ों का है, और जो करोड़ों रुपया मिनट की कीमत है संसद का समय, वो बकवास में गुजर जाता है। कौन से पुराने किस्से जो है कि लेके चले आते हैं और फिर उसको चालू हो गया। अभी जो है कि राहुल गांधी जी ने कौन सा किस्सा लेके चले आए, फिर जो है निशिकांत दुबे फिर जो है लगे पूरे नेहरू खानदान परिवार की जो है बखिया उधेड़ने, एक दूसरे की बखिया उधेड़ने, विरोध करने, निंदा करने वगैरह वगैरह, सब में फालतू समय बर्बाद के बाद फिर जो है कि अनिश्चित काल के लिए संसद जो का बैठक जो है कि भंग कर दिया गया। इतना जो महत्वपूर्ण है, जो पूरे देश की उत्पादकता का केंद्र है, उसको किस ढंग से जाम कर दिया गया है। क्या राहुल गांधी इतने मूर्ख हैं कि जो कि कुछ ऐसी मुद्दे जो है कि जो इतने बड़े संविधान बना हुआ है, विभिन्न धाराएं हैं, उन धाराओं के पर चर्चा कर सकते हैं, इसकी प्रासंगिकता क्या, इसमें बदलनी चाहिए नहीं बदलनी चाहिए, ऐसी बातें सांसदों को उठानी चाहिए कि कहाँ क्या कौन सा संविधान, कौन सी व्यवस्था क्षेत्र के लिए, कौन सी स्थितियां हैं कि जो संविधान में क्या क्या जो है कि उसके समय कालखंड के अनुसार वर्तमान स्थिति में क्या परिवर्तन होना चाहिए। अब एआई का जमाना आ गया है और सोशल मीडिया का जमाना है, तो इसके हिसाब से उसमें और क्या होना चाहिए। अब सोशल मीडिया में तरह तरह के जो अवांछनीय जो है कि विज्ञापन आ रहे हैं, बहुत सी चीजें गड़बड़ है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। शिक्षा की एकरूपता पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। न्यायपालिका पर जो है कि जो फैसले हो रहे हैं इतनी लंबित है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। चर्चा नरवणे ने ऐसा कोई गलत बात उसने कहीं उल्लेखित उठाया और उस पर चर्चा हो गई, और फालतू का पूरा जो है कि सत्र बर्बाद कर दिया। यह जो है कि किससे नियंत्रित कहा जाएगा, संसद से नियंत्रित है। संसद का जो है वो लोकतंत्र से है, उसी से संविधान जो है कि चलता है। अब यहाँ पर जो संसद की स्थिति है, अब हमें संविधान को थोड़ा सा अलग के बारे में सोचना चाहिए कि संविधान को कैसे जो है कि कोई किस प्रक्रिया के तहत लिया जाए। तो संसद जो है कि काम बांटा जाए, या तो कुछ ऐसा व्यवस्था जाए कि संविधान पर होता रहे, या तो जो है कि जो हम लोगों को जो विचारधारा है, हम लोगों का जो परिकल्पना है कि संविधान सभा अलग से बने और उस पर संविधान पर जो है कि काम होते रहे। तो इतना बड़ा संविधान है, उस पर अनवरत काम होते रहना चाहिए, सैकड़ों ब्रेन उस संविधान पर लगे रहने चाहिए। कब कौन सी जो है कि धारा अप्रासंगिक है, कौन सी नई धारा जो है कि आवश्यकता है, इस पर जो है कि नित्य चर्चा होती रहनी चाहिए, विचार होना चाहिए, पूरे जो है कि राजनीतिक तंत्र पर इस पर कार्य होते रहना। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब आती है राजनीति की शक्ति। राजनीति की शक्ति क्या है? राजनीतिक शक्ति बस यही है कि सत्ता पर प्राप्त हो जाए, और सारी राजनीति इसीलिए होती है, सत्ता कैसे संभाला जाए, सत्ता कैसे पाया जाए, बस इसके अलावा राजनीति में कुछ है नहीं। वर्ण व्यवस्था का परिवर्तन जातिगत जन्मना होता है। ये वर्ण व्यवस्था का परिवर्तन कोई कर नहीं सकता है, वो जन्मजात ही होता है। और जो जाति होती है उसको वर्ण में लिया जाना जो है कि ऐसा नहीं है। हमने जाति को जो वर्ण समझना शुरू कर दिया, वहीं से गलती हो गई।
जाति के अंदर वर्ण व्यवस्था होती है। जो जाति का मुखिया होता है, जाति का जो नेतृत्व करता होता है, वह जो है कि इस व्यवस्था को देता है। जैसे एक ही जाति में, जैसे मराठा जाति उदाहरण में देता हूँ, तो उसमें मराठा एक जाति होगी, उसके अंदर वर्ण व्यवस्था है, चारों वर्ण हैं। यदि हम प्रशासन को राजा को वर्ण व्यवस्था बनाने के लिए दे दिया जाए, वह तो बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। राजनीति तो हर जगह कूड़ा कचरा कर देती है। तो यहाँ पर जो समाज को वर्ण व्यवस्था का अधिकार दिया गया था, और समाज माने जातीय समाज। अब जैसे अग्रवाल समाज में है, अग्रवाल अग्रवाल उग्रसेन वंशी अग्रवंशी है, तो अग्रवंशियों में कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य, इसका बढ़िया वर्णन मिलता है। सो जिंदल, मित्तल, बहुत से ऐसे जो है कि नाम है, कुछ उसमें ब्राह्मण है, कुछ उसमें क्षत्रिय है, कुछ उसमें बनिया है। जैसे यदुवंशियों में प्राचीन काल में जैसे वसुदेव थे, वह यदुवंशियों में क्षत्रिय थे। बाबा आनंद जो इस यदुवंशियों में वैश्य थे। गर्ग और शांडिल जो ऋषि थे, जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे, वो यदुवंशियों में ब्राह्मण थे। तो ऐसा रहा कि उनके उस समुदाय का अपना एक ब्राह्मण होता था, अपना क्षत्रिय होता था, अपना वैश्य भी होता था। ऐसे बहुत थे। जैसे आदिवासियों में प्राचीन काल में, भगवान राम के काल में भील जाति थी, तो भील जाति का राजा भी होता था। भील जाति के जो सलाहकार होते थे वो ब्राह्मण मान लिए जाते हैं। जो भील जाति में जो व्यापारी वर्ग थे वो बनिया थे। जो फील्ड वर्क करने वाले थे वो शूद्र थे। ब्राह्मण में ही है गिरी, गोसाई, महापात्र, कौन कौन सी ऐसे कैटेगरी है जिसमें जो है कि थोड़ा सा शूद्रोचित कर्म करते हैं, और जो है कि जो सरयू पारेड़ है और 3-13 के ब्राह्मण है, वो थोड़ा सा जो है कि वैदिक शास्त्र साहित्य संबंधित कार्य करते हैं। कुछ उसमें जो पुजारी हैं उनको अलग वर्ग रखा गया है। तो ऐसे कई वर्ग होते हैं एक ही जाति में। उस ऐसे ही क्षत्रियों में भी था। क्षत्रियों में कुछ जैसे भूमिहार है, भूमिहार में कुछ ब्राह्मण भी माने जाते हैं, कुछ क्षत्रिय माने जाते हैं। उनके अपना अपना अलग वर्ण व्यवस्था है भूमिहार में। उसमें एक वर्ग अपने आप को ब्राह्मण घोषित करता है, दूसरा वर्ग, लेकिन उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय होने का जो स्थायित्व है, उसमें जो है उनकी योग्यता पर किया जाता है। लेकिन ये योग्यता को निर्धारण कौन कर सकता है? अधिराजा करने लगता है, उसका राजनीतिक दृष्टिकोण होगी। उसमें जाति के अंदर का यह मामला होना चाहिए। हर जाति का अपना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रख सकता है। तो जाति से वर्ण जो भविष्य में यदि हम चले बुद्ध के पहले, तो जैसे विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य। विष्णुगुप्त मौर्य जाति में जो है कि ब्राह्मण थे, वही चंद्रगुप्त जो है कि क्षत्रिय हो जाते हैं। अब जैसे महानंद है, वो नाई समाज का क्षत्रिय था। नाई समाज अलग था, नहीं, नाई समाज में भी एक ऐसा कुछ था विधान, जाति के अंदर ये व्यवस्था थी। कहीं कहीं नाई ठाकुर है। तो यह जो है कि हम लोगों में सबसे बड़ी गड़बड़ी यह हुई कि जाति को वर्ण बनाया गया। यह राजनीतिक कारणों से बना। इसका सुधार जो है कि कैसे हो, क्या देखिए, उस जाति समुदाय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वहां पर हम संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा, राज्य के द्वारा, राजनीति के द्वारा यदि हम वर्ण व्यवस्था को जो है कि संगठित करने लगे तो अत्यंत गलत होगा। क्योंकि हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, परिवार तक, कि कौन व्यक्ति कैसी क्या योग्यता है, कैसी की उसमें स्थिति है। वहां तक तो समाज के व्यक्ति, बिरादरी के व्यक्ति ही पहुंच सकते हैं कि वह कैसी किस योग्य है। वह उसके व्यक्तिगत तौर पर उसकी जानकारी समझ करके, क्योंकि और जाति समाज का व्यक्ति के सीधा हित अहित का संबंध होता है। एक व्यक्ति का हित अहित का संबंध पूरे समाज से, पूरे ब्रह्मांड से या पूरी पृथ्वी से होता नहीं। लेकिन जाति का जो है कि जातीय समाज का परिवार से हित अहित का सीधा संबंध होता है। तो जातीय समाज जो है कि अब किसी परिवार को ब्राह्मण अपने जाति में घोषित करता है, क्षत्रिय घोषित करता है, वैश्य घोषित, सिद्ध घोषित करता है, वो बात अलग है। दूसरी बात, पांचवी एक
पांचवा एक वर्ण है, अवर्ण। प्रसाद जी थोड़ा ये तो शॉर्ट चार तो सवर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन एक वर्ण अवर्ण होता है जिसका कोई वर्ण ही नहीं होता है, और उस अवर्ण को कहा जाता है मलेच्छ। मलेच्छ यानी कि वो अवर्ण है, उसके पास कोई वर्ण ही नहीं है। अब द्विज में बांटा गया। द्विज में और शूद्र में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को अवर्ण या सवर्ण कहा जाए, कि वर्ण शूद्र का भी वर्ण है, इसलिए वह भी सवर्ण हो गया। अवर्ण का मतलब हुआ मलेच्छ, जो पारिवारिक संस्कार से विहीन है, जिसका कोई परिवार नहीं है, किसी जात के अंदर खाना बदोश टाइप के हैं, जो है कि घुमक्कड़ लोग, इस लोगों को ये अवर्ण हो गए। इनका कोई जो है कि आचार नेचर या कोई आचार संहिता नहीं बनाई जा सकती, उनको किसी वर्ण भी नहीं लिया जा सकता है। अब आगे आते हैं संघीय शक्ति, संघीय शक्ति कलोगे। अब यह तो है वर्तमान समय में जो है कि यदि हम एक नहीं रहे कि निश्चित ही जो है कि हम लोगों का पराभव होगा और सभ्य समाज पर, करिएगा आप। हाँ, सभ्य समाज का हम थोड़ा पराभव होगा। इसलिए जितने भी विद्वान हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, सबको एक होकर के देश समाज के लिए अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जी, धन्यवाद भाई साहब। अन्य कोई साथी अपनी बात रखें? श्रीकांत जी, आप नहीं बोले कुछ आज अभी। क्या बोले जी, आप लोग बोल ही रहा है, सुनने वाला भी कोई चाहिए ना। नहीं तो क्या, अब क्या जब सब बोल नहीं लगेगा, सुनने वाला रखिए। अब आप लोग, लेकिन ये देखिए, संघ शक्ति जो है ना, कलयुगे जो आप लोग कह रहे हैं, ये मुहावरा नहीं है। युगे युगे संघ शक्ति, ये ये नारा महात्मा बुद्ध ने दिया था। उन्हीं ने संगम शरणम गच्छामि, संघ के शरण में जाओ। अब संघ पर तो और बहुत लोग ऐसा ऐसा भाषण दे रहे थे, संघ बना करके शोषण कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। संघ का मतलब शोषण थोड़े होता है का, कि कोनो का संघ बना दिया शोषण करेगा। संघ रहेगा तो एक साथ झालो पीटेगा, कीर्तनों करेगा, तो वातावरण ठीक होगा ना। संघ रहेगा तो एगो वैचारिकी एगो बनेगा, एगो विचार बनेगा, एगो एगो डायरेक्शन रहेगा उसको आने जाने का। तो युगे युगे संघ शक्ति, हर युग में शक्ति जो है संघ में, संगठन आपके पास रहेगा तो आप ठीक है, नहीं संगठन रहेगा तो तीतर बानर हो जाइएगा। ये तो अब उसका पूरा मुझको याद नहीं पड़ा है, युगे युगे संघ कलश में क्या है, ऐसे कुछ है उसमें आगे वाला। बोलिए आप लोग, हम सुनते हैं, अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है इससे। जी चलिए, भाई एक साहब। बात क्या बोले? मैं बताना चाह रहा हूं आपको। जी बाबा। जी जी जी। एक छोटी सी बात। एक तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं, उन्होंने जो कहा कि अग्रवाल समाज में अग्रसेन जी को मानते हैं, उसी में ब्राह्मण भी है, उसी में क्षत्रिय भी हैं। मैं तो अग्रवाल हूं, मैं जानता हूं कि अग्रवाल वैसे ही होते हैं। अग्रवाल में ब्राह्मण और क्षत्रिय और शूद्र, इस तरह का कोई विभाजन नहीं है। ये जरूर है कि अग्रसेन जी पहले क्षत्रिय थे, उनके माता पिता क्षत्रिय थे, वो कहीं के राजा थे। एक मिनट। लेकिन उन्होंने उन्होंने बलि प्रथा से इनकार कर दिया, और फिर उन्होंने उनको वैश्य उन्होंने वो बन गए। ये यहां तक तो ठीक है।
लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। अगर उनको कोई इस बारे में कुछ जानकारी ज्यादा हो तो वो बता सकते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे राजा एक मिनट, राजा दूसरी अग्रसेन, बात, अब हम बता रहे हैं, एक मिनट। जो हाँ, एक आधा उग्रसेन लाइन हम बोल रहे उग्रसेन वंशियों में मित्तल और जिंदल भी आते हैं। आप स्पेशली बात तो करें। मित्तल को ब्राह्मण माना जाता है और है उग्रसेन वंशी। मित्तल ब्राह्मण कहने का मतलब यह कहाँ है। से हो गए? मित्तल मित्तल तो सब वैसे हैं यहाँ। हाँ चलिए खैर, देखिए, हाँ। मैं बता कोई रहा बात हूँ नहीं, आपको, जो दयानंद जी ने होगा, भी चलिए कहा कोई है बात नहीं है। वो ये है कि अग्रसेन ही, राजा अग्रसेन ही जैनिज्म के जन्मदाता है। तो राजा अग्रसेन का पूरा विवरण है, जैन समाज को पढ़िएगा तो सबसे फर्स्ट है उसमें वो। तो अग्र राजा अग्रसेन का महाभारत के बाद विवरण मिलता है। चलिए दूसरी बात, मैं ये कह रहा था कि संघे शक्ति कलौ युगे, यह जो फ्रेज बना, तो क्या सृष्टि के अंत तक यही यही जारी रहेगा? अब अगर कलयुग को समाप्त करना है तो संगठनों को समाप्त करना पड़ेगा। कलयुग रहे, ये कोई सम्मान की बात तो नहीं है। ये तो हमारी असफलता का प्रतीक है। कलयुग होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो हम लोगों के रहते हुए और कलयुग रहे, ये कौन सा तर्क है? इसलिए कलयुग को समाप्त करना है। और कलयुग का जब संगठन शक्तिशाली हो जाते हैं, जब, तब माना जाता है कि ये कलयुग है। अर्थात सारी बुराइयां समाज में आ गई हैं। तो ये गंभीर बात ये है कि कलयुग का होना हम लोगों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। चलिए अब आगे आप लोग चर्चा और बढ़ाइए। अभी तो ज्ञानेंद्र जी को देखिए, बोलना बाकी संघ है। का दो अर्थ होगा। हाँ, संघ का दो अर्थ होता है। एक संघ का अर्थ होता है यूनियन, जो भारत में है, और एक संघ का अर्थ होता है फेडरेशन, जो अमेरिका में है। तो फेडरेशन वाला को तोड़ दो, यहाँ तक तो सहमत है। लेकिन संघ, घर में आप तब तो ऑफिस बंद कर देना पड़ेगा, तब तो कारखाना बंद हो जाएगा। संगठन, संघ तो जरूरी है हर जगह, यूनियन तो जरूरी है। अब तब तो कहेगा लोग कि हम भारत से अलगे होते जाते हैं, सब स्टेट। इसीलिए ये यूनियन है। संघ को क्यों खत्म करते हैं? कलयुग को खत्म करिए, उससे थोड़ा बदनाम हो गया है कलयुग। और वो ठीक है, इसको लेकिन संघ बदनाम नहीं है। संघ तो अपना यूएसए भी लगाए हुए है, अब भारत लगाए हुए है संघ। संघ आपके अगल बगल हर जगह है, ऑफिस भी तो संघ ही है, संगठन ही है। थैंक यू। जी भाई साहब। अभी थोड़ा सा मैं इसमें श्रीकांत जी कह रहे थे वो वाला वाक्य, तो वो दरअसल बौद्ध बुद्ध जी से जुड़ा हुआ है कि नहीं ये तो मुझे खोजे नहीं मिलता है। लेकिन आरएसएस की एक लाइन है कि युगे युगे संघे शक्ति कलौ कलौ संघ एवचा। यानी हर युग में संघ शक्ति का रूप रहा है, लेकिन कलयुग में संघ ही मात्र शक्ति का रूप है, ऐसा इसका अभिप्राय निकलता है। हाँ हाँ। जी जी धन्यवाद। जी, तो आप फिर से एक बार दोहरा दीजिए। फिर एक बार फिर से दोहरा दीजिए तो हमको याद आ जाएगा। युगे युगे संघे शक्ति कलौ कलौ संघ एवचा। कुछ ऐसे ही था।
तो लेकिन ये बुद्ध का सबसे संघ का सबसे अधिक पहले महत्व दिए वही दरिद्र नारायण उनके भगवान थे, ईश्वर थे। दरिद्र की वो सेवा करना चाहते थे। वो कहते थे कि ईश्वर है कि नहीं है, छोड़ो, मेरे को क्या मतलब है। फिर जन्म होगा कि नहीं होगा, छोड़ो, मेरे को क्या मतलब है। तुमको पता लग जाए तो मेरे को भी बताना। मेरा ईश्वर है दरिद्र, उस पर ठीक है, उसको आगे रेस्पेक्ट आगे दो। चर्चा शुरू करिए अब। जी 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 भाई साहब आगे। और लोग बताइए। विपिन भाई साहब आप अपनी बात रखेंगे कुछ? अनोखे लाल जी, वैद्यराज जी। बाबा जी आप कुछ रखेंगे इस विषय पर? बताइए, कोई किसी को अगर रखना है तो कुछ। हम ये कह रहे थे वर्ण व्यवस्था का प्रारूप क्या होना चाहिए। कौन राज्य निर्धारित करेगी, बता रहे समाज? हैं, ठीक है। हाँ, समाज निर्धारित करेगी, राज्य, ये हमने करना। और जातीय समाज द्वारा निर्धारित होना चाहिए कि अच्छा, ठीक है। मैं बताता हूँ। अच्छा, चलिए। अब बताइए, और कोई किसी को कुछ अगर कुछ बोलना है तो। बहादुर सिंह जी आप कुछ बात रखेंगे? देखिए, मेरा जो मानना है कि जो वर्तमान में आपको हजारों समस्याएं दिख रही हैं दुनिया में, भारत में, समाज में, धर्म में, सब जगह, ये कुल तीन चार समस्याओं के बाई प्रोडक्ट हैं। ये मूल समस्याएं नहीं हैं। जैसे अगर कहीं एक जगह बीमारी होती है तो उसका थोड़ा असर कहीं दूसरे जगह दिखाई देता है। ये मैं देखा हूं। चलिए, खैर। तो वर्तमान में मूल समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी समस्या जो है वर्तमान में, वो है समाज और राज्य। इन दोनों के बीच में शक्ति संतुलन एक तरफा राज्य के पास चला गया है। समाज ने दिया नहीं है, लेकिन राज्य ने ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि राज्य पर नियंत्रण करना मार्गदर्शकों का काम था। और जब मार्गदर्शक रहे ही नहीं तो राज्य एक तरफा मालिक हो गया समाज का। फिर राज्य पर नियंत्रण कौन करेगा? तो सबसे बड़ी समस्या यही आई कि हमारी वर्ण व्यवस्था में हमने बुद्धि, जो लोग बुद्धिजीवी थे, उन्हीं को हमने ब्राह्मण घोषित किया। ये किसी परीक्षा के अंतर्गत होते थे, बिना परीक्षा के ऐसे ही नहीं हो जाते थे। क्योंकि जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते। तो जन्म से सभी शूद्र होते थे। द्विज का अर्थ ब्राह्मण नहीं होता था। द्विज का अर्थ होता था जो यज्ञोपवीत, जिसको अधिकार था। और द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों शामिल होते थे। इन तीनों को द्विज कहा जाता था उस समय।
तो इस तरह अब जब ये व्यवस्था खत्म हो गई, किसी ने खत्म किया नहीं है जानबूझ करके, धीरे 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 ऑटोमेटिक ऐसा हो गया। जब ये खत्म हो गई तब उसके दुष्प्रभाव सब शुरू हुए। अब जब पहले विचारक ब्राह्मण बनते थे, अब ब्राह्मण विचारक बन गए। पुराने जमाने में श्रमिक शूद्र कहे जाते थे, अब शूद्र ही श्रमिक हो गए। तो धीरे 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 सारी स्थितियां गड़बड़ हो गई। ये एक समस्या हमारे सामने आई। तो शक्ति का संतुलन राज्य के पास चला गया। राज्य ने व्यापार भी अपने हाथ में ले लिया, श्रम का भी वही नियंत्रण करने लग गया। और एक तरह से धीरे धीरे वर्तमान समय में आप देखेंगे कि राज्य सर्वशक्तिमान हो गया। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों में राज्य अपने को भगवान कह देगा, जैसा कुछ समय पहले 100-200 साल पहले राजा को भगवान कहने लग गए थे। फिर कहने लग जाएंगे, आप उनको कैसे रोक देंगे। तो ये जो असंतुलन पैदा हुआ, इस असंतुलन के बाई प्रोडक्ट आपको सब दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो अन्यथा और समस्याएं नहीं है। लेकिन ये तो समस्याओं पर चर्चा हो गई, फिर इसका क्या समाधान क्या होगा। क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोग सिर्फ समस्याओं पर चर्चा नहीं करते हैं। दुनिया में तो सब लोग हैं समस्या बताने वाले, समाधान बताने वाला कौन है। तो हम लोग समाधान पर भी सोचते हैं। इसीलिए जो आज का विषय है उसमें यही इसी बात पर गंभीरता से सोचा गया है कि तंत्र पर कैसे अंकुश लगे। तो दो बातें हैं। एक, कुछ समाज में विचारक तैयार हों, और दूसरा, एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें संविधान तंत्र से ऊपर हो, तंत्र संविधान को फॉलो करने के लिए बाध्य हो, तंत्र संविधान को डिक्टेट न कर सके, ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए। इसीलिए इसका जो पहला भाग है वो यही है कि तंत्र मुक्त संविधान होना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जो तंत्र मुक्त संविधान, तो हम लोगों ने एक बात सोच ली, लेकिन जब ये तंत्र और समाज या राज्य और समाज के बीच जब हम संतुलन को ठीक करेंगे, तो समाज व्यवस्था को भी कुछ सशक्त होना चाहिए। सिर्फ विचारक ही मिलकर के सब काम तो नहीं कर लेंगे। तो समाज व्यवस्था को सशक्त करने के लिए यह बात सोची गई कि समाज व्यवस्था का जो हिस्सा है, शुरुआत, वो है परिवार। तो परिवार सशक्तिकरण से
यह कार्य आगे बढ़ना चाहिए। ये हम लोगों ने दूसरा कार्य सोचा। पहला कार्य सोचा तंत्र मुक्त संविधान। दूसरा कार्य सोचा कि परिवार सशक्तिकरण। और तीसरा कार्य सोचा कि एक विचारकों का ग्रुप बने। अगर ये तीन कार्य हम लोग कर पाए तो सारी समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी। हमें लक्षणों का इलाज नहीं करना होगा, हमें बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। और बीमारी मैंने आपको बताई, आज का कोटेशन भी यही है। तो उस बीमारी के अनुसार अब एक बात आती है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कोई बदलाव कर नहीं पाएंगे। वर्ण व्यवस्था में खाली एक बदलाव कर दीजिए अभी, कि आप ब्राह्मण को मार्गदर्शक कहना शुरू कर दीजिए, सब खत्म हो जाएगा झगड़ा। क्षत्रिय को रक्षक कहना शुरू कर दीजिए, तो जो अभी नरेंद्र मोदी अभी माने जा रहे हैं कि तेली हैं, वो रक्षक हो जाएंगे। नाम बदल दीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मार्गदर्शक, रक्षक, पालक, सेवक। सेवक कहते ही समझ में आ जाता है कि शूद्र है, या तो लेबर है, या कहीं एम्प्लॉयमेंट का काम करता है। सेवक कहते ही समझ में आ जाता है। तो मार्गदर्शक, रक्षक, पालक, सेवक, ये चार प्रकार के अगर हम लोग नाम प्रचलित कर दें तो धीरे धीरे निकल जाएगा मार्ग। फिर हम लोग एक परीक्षा प्रणाली भी जीवित कर सकते हैं। इस पर भी सोचा जा रहा है कि हम लोग एक परीक्षा प्रणाली का प्रारूप लोगों के सामने दे सकते हैं। ये मैं आपको संक्षेप में बताने की कोशिश किया हूं। अब आप कोई बात पूछेंगे तो मैं और बता दूंगा, और फिर आगे की चर्चा जारी रहेगी आपकी। जी बाबा जी, धन्यवाद। और कोई साथी अपनी बात रखें? सतवीर जी, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम हमारा एक प्रश्न है। शूद्र को भी वर्ण में माना गया है, तो उसको भी जो है कि सवर्ण क्यों न कहा जाए? क्योंकि अवर्ण का मतलब होता है जिसके पास वर्ण न हो। मलेच्छ को कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं अद्विज, अवर्ण नहीं। नहीं, अवर्ण मेरी जानकारी कुछ अलग है भाई। अवर्ण उन लोगों को कहा गया जो समाज बहिष्कृत हुए, अछूत हुए। शूद्र अछूत नहीं थे। शूद्र तो एक वर्ण था। एक वर्ण हुआ शूद्र, माने श्रमिक, जो तीनों परीक्षाएं फेल कर गए वो लेबर हो गए। लेबर हो गए, उनका नाम शूद्र हो गया। उनको यज्ञोपवीत नहीं दिया गया, लेकिन वर्ण तो थे ही। अवर्ण हुए अछूत, और उनको हम कह सकते हैं कि समाज बहिष्कृत, या कोई जो भी कारण रहा हो उस समय।
चलिए अब और बताइए कोई। अनोखे लाल जी, आप कुछ कहेंगे? अभी तो ज्ञानेंद्र जी बचे हुए हैं। बाबा जी, ज्ञानेंद्र जी ने अपने विचार रखे थे, पुनः आग्रह करते हैं कुछ कहें। ज्ञानेंद्र जी। जी भाई साहब बोले। बताइए बहादुर सिंह जी। कट गया उनका। वैदराज जी, आप कुछ कह रहे थे? बहादुर सिंह जी, बहादुर सिंह जी आपकी आवाज आ बताइए रही कुछ। है, आप बोले। हाँ, क्या सुनाई आ रहा है? जी जी, आप बोले। मैं ये कह रहा था, विकास की जो प्रचलित परिभाषा है, मुझे लगता है कि वो भ्रामक है। मुनि जी ने परिभाषाओं को बड़ा स्पष्ट किया है। परिभाषाएं भ्रामक होंगी तो रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो मैं विकास की स्पष्ट परिभाषा सुनना चाहता हूँ। चलिए अब इस पर समझना पड़ेगा भाई, इतना आसान नहीं है तुरंत तो। अगर कोई चलिए कुछ बाद में बता हो जाए। सकते हैं तो बता दीजिएगा। हाँ। ठीक है। अन्य कोई साथी बताए। शिविर में बड़ा आनंद आएगा 5 दिन। तुमने देखा ही 3 दिन का। बहुत बढ़िया, ज्यादा बढ़िया। जीव भाई मेरे ख्याल में हैं? मतलब सर गए हमने कि चलो चलो लोग उड़ के लाए। चलना चाहो तो अब भी चलो हमारे साथ। 7 दिन का टाइम निकालना पड़ेगा। वैदराज जी, आप कुछ कह रहे हैं? बाबा जी, जैसा कि चर्चाओं में कुछ चीजें स्पष्ट होकर आती हैं कि वर्ण व्यवस्था जब तक अपने वास्तविक रूप में, आदर्श रूप में रही है, वो समाज के, राष्ट्र के, परिवार के हित में रही है और उसके विकास, समृद्धि और सुख में सहायक रही है। किंतु जब वर्ण व्यवस्था में ही कमियां आने लगी, वो विकृत रूप होने लगी, तो आज वही वर्ण व्यवस्था समाज, समूह विद्वेष और संघर्ष का कारण भी बन रही, और राजनैतिक शक्ति एकत्रीकरण का भी कारण वर्ण व्यवस्था को कहीं ना कहीं माना जा सकता है, विकृत वर्ण व्यवस्था को जो आज पाई जा रही, क्योंकि अपने मूल से वर्ण व्यवस्था भटक गई, जिसका यह दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। बात तो सही है आपकी। ये वर्ण व्यवस्था ही बेस थी। अब वर्ण व्यवस्था ही विकृत हो गई। आप एक बात सोचिए, कैसे जन्म से वर्ण व्यवस्था मानी जा सकती है। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। हमारे आसपास, मैं रामानुजगंज का रहने वाला हूं, मैंने स्वयं देखा है। उधर से बिहार तरफ से बहुत से गरीब ब्राह्मण रामानुजगंज आते थे नौकरी करने, बहुत से, मामूली संख्या में नहीं। उनकी पत्नियां वहां रहती थी।
वो खेती कराती थी वहां पर। वहां ये कभी कभी साल 6 महीने में एक आध बार जाते थे बस। बड़ी संख्या में वहां की महिलाओं का संबंध वहां के लेबर से हुआ। यहाँ जो आते थे नौकरी करने, अधिकांश ने यहाँ आदिवासी या दलित महिलाओं से संबंध बनाए, अधिकांश। अब बताइए इनके बच्चे क्या होंगे? उनके बच्चे तो ब्राह्मण माने जाएंगे, इनके बच्चे दलित माने जाएंगे। क्या हेरिडेटरी संस्कार नहीं होते हैं? क्या हम आप सब नहीं जानते हैं यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, राम का वर्ण क्या था? जानते हैं। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर आपने कोई परीक्षा का मापदंड नहीं बनाया तो इसको कैसे आप संचालित करेंगे? या तो यह मान लीजिए कि हेरिडेटरी कुछ होता ही नहीं है, और अगर आप मानते हैं कि कुछ माता या पिता इनका प्रभाव पड़ता है, तो फिर आपको परीक्षा का कोई ना कोई तरीका तो खोजना पड़ेगा। भाई मैं इस बात को कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं सोचा कि चलिए आप आपके सामने अपने मन की बात बता देता हूं। जी बाबा। अन्य कोई साथी अपना विचार रखें? अनोखे लाल जी, वैदराज जी, ज्ञानेंद्र जी। विपिन तिवारी भाई साहब, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, श्रोता ही बने हैं आज। चलिए अगर कुछ बोलना हो और किसी को तो बताइए, नहीं तो समाप्त कराइएगा। बाबा जी, हाँ बताइए। मैं ये पूछ रहा था कि वर्तमान में जो मार्गदर्शक और ये रहेगा, इसमें यज्ञोपवीत की क्या स्थिति रहेगी? हाँ क्या चाहिए मार्गदर्शक वगैरह? हम अभी नए नामों से संबोधित करेंगे वर्णों को, तो उसमें यज्ञोपवीत की क्या भूमिका कोशिश, रहेगी? हम लोग थोड़ी कोशिश करेंगे दोनों को जोड़ करके समझाने की, क्योंकि अभी ये शब्द प्रचलित तो नहीं हुए हैं समाज में, हम्म। लेकिन धीरे धीरे प्रचलित तो करना चाहिए, या कोई और तरीका सोचा जाए। मैं इसको कोई फूल प्रूफ अंतिम समाधान नहीं बता रहा हूं, लेकिन कुछ सोचा जाए। कौन सोचेगा? क्योंकि सब, सारी दुनिया की सारी समस्याओं पर सोचने की ठेका तो हम लोगों ने उठाया है, हम ही लोगों का ठेका है। तो हम ही लोगों को सोचना पड़ेगा बैठ करके। मेरा विचार इसमें यह था बाबा जी कि जैसे बाबा जी ने स्पष्ट किया कि कोई ना कोई एक क्राइटेरिया रही होगी, कोई ना कोई एक एंट्रेंस टेस्ट रहा होगा किसी वर्ण विशेष में जाने में। तो यज्ञोपवीत आदि ये संस्कार जो थे वो सर्टिफिकेट के रूप थे। तो हम लोग सर्टिफिकेशन के लिए अन्य रूप भी अपना सकते हैं, मार्गदर्शक
आदि आदि नाम देने के बाद, चूंकि पहले तो मुख्य बिंदु ये है कि उस एंट्रेंस टेस्ट का प्रारूप क्या हो, कि कैसे माना जाए कि किसको किस वर्ण में रखा जाए, फिर सर्टिफिकेशन का भी तरीका खोजा जा सकता है। हाँ ठीक आप कह रहे हैं, इन सब पर भी सोचा जाएगा। पुरानी व्यवस्था में हाँ यज्ञोपवीत धारक यदि कोई सेवक बन जाता था, श्रमिक बन जाता था, तो क्या होता था? नहीं, वर्ण तो बदलता था फिर। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अग्रसेन जी का तो वर्ण बदला, पहले वो राजपूत थे, बाद में वैश्य बन गए। मैं पहले वैश्य था, वैश्य से ब्राह्मण बन गया तो उसके लिए परीक्षा पास करनी आवश्यक है। ये परीक्षा का एक सिस्टम धीरे धीरे विकसित होना चाहिए। इस तरह के कई उदाहरण बाबा जी देखे जाएं तो पुरातन काल में मिलते हैं, कि जिसमें कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। जैसे एक उदाहरण अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो रावण के जितने सगे भाई थे, किसी भी शास्त्र में अन्य के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। केवल रावण के लिए मिलता है, एक ही माता पिता से जन्म लेने के बावजूद। यह दर्शाता है कि कर्म के आधार पर ही ऐसी कोई व्यवस्था रही होगी। बताइए भाई, और किसी को कोई बात कहनी हो तो, नहीं तो समाप्त कराएंगे। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बताइए। जी जी, देखिए, मार्गदर्शक, रक्षक, पालक और सेवक। यदि सेवक शब्द समाज को जैसे ठीक ना लगे, या वो ये समझे कि ये तो हमारा एक अपमान हो सकता है, भाई सेवक कैसे हैं, तो उनको सहायक भी कह सकते हैं। और आप तीन वर्णों के जो वैचारिक या कार्यत्व हेतु मार्गदर्शक, रक्षक, पालक हैं, उनके आप सहायक के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे ठीक एक है। अच्छे इंजीनियर के लिए एक हेल्पर की आवश्यकता होती है काम में। किसी भी स्तर से देखें, मिस्त्री मकान बना रहा है, तो फिर वो मिस्त्री जैसे काम कर रहा है, वहां पे एक सेवक के रूप में या सहायक के रूप में उसका हेल्पर है, तो इसका एक सहायक शब्द भी दे सकते हैं। वैसे सेवक शब्द जो है सभी उनके गुणों को, और जो कार्य कर रहे हैं किसी भी स्तर से, तो उनमें सहायक का रूप देख करके या सहायक शब्द देख करके उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम अपमानित हैं, जो श्रमिक लोग हैं। दूसरे ये कि बाबा ने जैसा मार्गदर्शन किया था, सभी लोगों ने बताया था, एक शब्द और आता है, यदि हम मार्गदर्शक की परीक्षा सुनिश्चित कर पाए, क्योंकि मार्गदर्शक की भूमिका समाज में एक अहम रहेगी और मानी भी जाएगी। क्योंकि मार्गदर्शक का ही एक कार्य ऐसा रहेगा जो सामाजिक संरचना को बनाने के लिए और अन्य लोगों के लिए, पालक हैं उनको कोई परीक्षा देना या उनका सर्टिफिकेट किसी तरह का प्राप्त कराना, या जो रक्षक हैं उनके लिए, या सहायक सेवक हैं उनके लिए, चूंकि मार्गदर्शक के ही अंदर में आएंगे। हम अगर प्राचीन व्यवस्था में देखें तो वो वहां पर जो है वो आचार्य या वैचारिक ब्राह्मण, मार्गदर्शक ब्राह्मण जो समाज का मार्गदर्शन करते थे, ज्ञानी होते थे, ऋषि कह सकते हैं,
विचारक कह सकते हैं, तो उनके द्वारा ये व्यवस्था बनी हुई थी। और चूंकि उस व्यवस्था का हास्य भी मैं यही देख रहा हूं कि उन विचारकों का, ऋषियों का या चिंतकों का अभाव हुआ, और अभाव होने के कारण जो है ये व्यवस्था अव्यवस्था में परिवर्तित हुई। तो एक बहुत अच्छी इसमें हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं या बना सकते हैं कि कम से कम एक परीक्षा मार्गदर्शक के रूप में तो जरूर हो, क्योंकि सारा भार जो है वो इसके ऊपर सामाजिक संरचना का या राजनीतिक मार्गदर्शक का, संविधान की संवैधानिक सभा जो होगी, संविधान सभा जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें भी विचारक लोग ही जाएंगे। तो उनकी भूमिका और अधिक ये हो गई कि वो संविधान की संरचना के रूप में किसी भी देश का या समाज का एक मार्गदर्शन देंगे, उसमें सूत्र देंगे, और जगह जगह बीच बीच में या समय के व्यवस्था के आधार पर उनमें परिवर्तन भी करेंगे। तो उनकी जो बौद्धिक क्षमता है या उनका वैचारिक जो स्वरूप है वो अधिक परीक्षा के योग्य हो, और उनको तो आना ही चाहिए परीक्षा के अंदर में। बाकी विचारक एक बार पालक अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, उनके काम से आंका जा सकता है। क्षत्रिय हैं उनके काम से आंका जा सकता है, सेवक सहायक है उनके काम से आंका जा सकता है। और यदि ये व्यवस्था मार्गदर्शक मंडल के रूप में बन जाती है, वो फिर एक व्यवस्था इस तरह की तीनों वर्णों के स्वरूप में नाम। और ये बात ठीक है, मैं अंतिम शब्द बोल रहा हूं कि शब्दों का प्रभाव पड़ता है, और नए शब्द जो होते हैं वो समाज में जरूर एक रास्ता बना देते हैं, एक परिभाषा भी तय कर देते हैं। तो ये शब्द जो है मार्गदर्शक, रक्षक, पालक और सेवक, ये एक कहीं ना कहीं मील का पत्थर नहीं कह सकते तो शुरुआत कह सकते हैं उस विचार की ओर, उस परिभाषा की ओर जाने के लिए, और एक नई दृष्टि समाज में उत्पन्न कर सकते हैं शब्दों के आधार पर। जो आज जातियों के नाम पर या संगठनात्मक स्वरूप से जो एक द्वंद्व सा खड़ा हुआ है, व्यक्ति ब्राह्मण अच्छा है लेकिन उस जाति में है, और वो विचार अच्छा है लेकिन किसी उसी एक भाई ने उसमें गलत कर दिया है, तो उसको एक व्यक्ति की वजह से पूरे समाज को दोषी ठहराया जा रहा है। तो मार्गदर्शक शब्द आते ही इसमें कहीं कोई कमी आएगी। और इसी तरह से जो अन्य शब्द हैं, तो ये शब्द पुनः कह रहा हूं, ये शब्द समाज में यदि जाते हैं और प्रचलित होते हैं तो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, और एक दृष्टिकोण समाज का, व्यक्ति का निश्चित तौर पे बदलेगा। मैं शायद इसको समझ पा रहा हूँ जी। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, इस संबंध में 4 महीने पहले जी हम लोगों ने ज्ञानेंद्र जी और रामवीर जी दोनों को ये काम जिम्मा दिया था कि अगर कोई परीक्षा मार्गदर्शक की हो तो क्या परीक्षा होनी चाहिए। जी तो ज्ञानेंद्र जी ने एक मोटा मोटा उस समय बना के बताया था, और रामवीर जी ने भी बहुत मेहनत की है। रामवीर जी ने करीब करीब 1.5-2 महीना मेहनत करके उन्होंने भी एक फॉर्म बनाया कि मार्गदर्शक की इस प्रकार की परीक्षा होनी चाहिए। अब हम लोग का ये प्लान बना कि जब हमारी संविधान सभा के लोगों की संख्या 100 हो जाएगी, तब हम लोग उस फॉर्म पर विचार करेंगे सब बैठ करके। तो अभी तो हम लोग की मार्गदर्शक की संख्या कुल 50 के आसपास पहुंची है। अगर हम लोग जल्दी ही 100 संख्या में पहुंच जाए संविधान सभा के लिए, मार्गदर्शकों की संख्या हम लोगों की 40-45 के आसपास ही है, संविधान सभा में मान लीजिए 50 लोग हैं। ये संख्या अगर संविधान सभा में 100 हो जाएगी तो हम लोग उस परीक्षा प्रणाली पर विचार करना शुरू कर देंगे। ये ये सारी योजना है बनी हुई।
जी ठीक ठीक है। फिर भी कोई बात अगर पूछनी हो तो और बताइएगा। अन्य किसी साथी को कोई बात रखनी है या कोई प्रश्न पूछना है तो पूछे। मुझे एक बात लोगों से कहनी थी, निवेदन था कि जैसा कि हम लोग एक नवीन व्यवस्था प्रारंभ किए हैं कि हर शुक्रवार को हम लोगों के बीच का ही कोई साथी कोई विषय रखे, तो घूम फिर कर फिर वही 3 लोग 4 लोगों में आने के बजाय हम साथियों से अनुरोध करेंगे कि वो आगे आए और अपनी बातों को रखने का प्रयास करें। इसलिए वो स्वयं आए कि किसी को कहने के बजाय, तो ज़्यादा आकर्षक और ज़्यादा ज्ञानवर्धक चीज़ें निकल कर आएंगी। ये मेरा अनुरोध था। अन्य किसी साथी को कुछ कहना है या पूछना है तो पूछ लें, अन्यथा मीटिंग आज समाप्त की जाए। तो कर सकते हैं समाप्त अब। जी बाबा जी। ये सत्यवीर सिंह जी कौन है? सतवीर सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि अपना परिचय दें थोड़ा सा, यदि आप सुन पा रहे हैं तो। सतवीर सिंह जी। शायद बात उन तक पहुंच नहीं पा रही है बाबा जी। अच्छा, कोई बात नहीं। जी मीटिंग समाप्त की जाती है। धन्यवाद।